नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं। 12th के हिस्ट्री से बिपिन चंद्रा से कंप्लीट कर चुके हैं। सतीश चंद्रा से जो 11th की हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे मिडेवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी एमसीक्यू, उसको हम कंप्लीट करेंगे अब। और आज से फिर से मैंने शुरू कर दिया हिस्ट्री एमसीक्यू। आप देखेंगे तो ऐसे ही रेगुलर मिलेगा। अगर एनसीईआरटी एमसीक्यू आप करके जाते हैं एग्जामिनेशन में, हिस्ट्री में आपके सवाल छूटने की संभावना जो है वो 0% लगभग में हो जाएगी, सारे सेक्शन कंप्लीट अगर करके जाते हैं तो। ओके, इसलिए रोज़ पढ़ा कीजिए इसको। और सुबह से 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, एक आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस और एक आपका अपलोड कर दिया था मैंने गाइडेंस रिलेटेड वीडियो, उनको देख लिया होगा। नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके वीडियो जाकर देखिए, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ होते हैं। आज तीसरा वीडियो आज या कल में डल जाएगा। ओके, पहला सवाल क्या है? अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की, स्थापित की थी, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थापित की। उसने अमीरों को उत्सव और भोज पर रोक लगा दी थी। अमीर और जब उत्सव वगैरह करते थे तो प्लानिंग करते हैं कि साम्राज्य को कैसे हड़पा जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। इस कारण से, इस डर से उसने, और अति खर्च ना हो इस डर से उसने इन चीज़ों पर रोक लगा दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ओके, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अलाउद्दीन अमीरों के षड्यंत्र जानने के लिए गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। अमीर लोगों से, अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर का मतलब अमीर आदमी नहीं होता है। अमीर का मतलब होता है राजा, या उस समय जो सुल्तान होते थे उसके सगे संबंधी, धनी व्यापारी जो राजकाज में आपस में लगे रहते थे, बड़े मंत्री, बड़े ओहदे पर बैठे युवराज, वो सब अमीर कहलाते थे। ओके, अगला क्या है? प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक को भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था? तो यहाँ पर लिखा हुआ है खुसरो। ये खुसरो शासक नहीं था, लेकिन खुसरो जो था वो शिष्य था निजामुद्दीन औलिया का। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। काफूर की हत्या करने के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति, ये खुसरो दूसरा है, वो खुसरो से कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये शासक और शासन से दूर रहने वाले सूफी संत थे। ओके, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गाजी मलिक, जिसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। गाजी मलिक, गाजी मलिक नाम था इसका, तुगलक वंश का संस्थापक था ये। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का ही शासन था जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। 1398 में, 1398 को ध्यान में रखना है, भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन था। ओके, अगले सवाल पर चलते, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा, गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित किया। उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार या सबसे बड़ा क्षेत्र किसके समय में था? सबसे अधिक विस्तार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो था एमबीटी के समय में। फिर इसी के बाद आपको क्या दिखता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है और जौनपुर जैसे नगर की स्थापना होती है। जब जौनपुर की स्थापना करता है, और ये सब आपको एमबीटी के समय में ही देखेगा। सबसे बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में इसी के समय में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसके दक्षिण भारत के अभियान को किसने लीड किया था? तो मलिक कफूर ने इसको लीड किया था। ये भी पूछता है। ओके, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक राजा रायकरण था। 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूच किया। रास्ते में सेना ने जैसलमेर पर हमला किया और गुजरात की ओर बढ़ा। तभी गुजरात का शासक राजा रायकरण घबराकर बिना प्रतिरोध के ही वहाँ से भाग गया था। मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? मलिक काफूर को गुजरात आक्रमण के दौरान ही बंदी बनाया गया था। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात के अहिलवार को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बना अलाउद्दीन को सौंप दिया, जिसने शीघ्र सुल्तान का विश्वास जीता और सैनिक अभियान का नेतृत्व करने लग गया था मलिक काफूर। रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र है। ये रणथंभौर का शासक नहीं था राजा रामचंद्र। ये कहाँ का शासक था? तो ये देवगिरी का शासक था, जिस पर अलाउद्दीन ने अधिकार किया था। राजा रामचंद्र देवगिरी का शासक था, ना कि रणथंभौर का। रणथंभौर पर वहाँ पर शासक कौन था? तो हमीर देव शासक था, पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी हमीर देव। ओके, हमीर देव।
अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं कि रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार विचार कीजिए क्या है। निजामुल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया था। उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया। उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की सबसे बड़ी अपवाद है। एक उस समय में जिसमें महिलाओं को अधिकार के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक पिता जो है वो अपनी पुत्री को ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको काबिल समझकर और उसको शासन सौंपने की बात करता है। तो ये क्या था, ये एक अद्भुत नमूना है। मध्यकालीन भारत में इस तरह के नमूना पूरे दुनिया में कम देखने को मिलते हैं, जिसमें किसका नाम आता है, रजिया सुल्तान का नाम आता है। और इसको इसी की सज़ा मिली कि ये महिला होकर कैसे शासिका बन सकती है। अंत में इसको शासक के पद से हटा दिया गया था, हत्या भी हो गई थी इसकी। ये D1 2 3 इसका सही हो जाएगा। जब रजिया जनाना पोशाक में दरबार में आती थी तो युद्ध का नेतृत्व करती थी, तो यह कट्टरपंथी उलेमाओं को पसंद नहीं आता था। अतः निजामुल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया और उसके खिलाफ अमीरों का समर्थन किया। रजिया ने राजपूतों को काबू में करने के लिए सर्वप्रथम रणथंभौर पर आक्रमण किया, पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। रजिया जब लाहौर और सरहिंद विजय के बाद लौट रही थी तो उसे उसी के खेमे में विद्रोह भड़क उठा और तबर हिंद के निकट उसे बंदी बना लिया गया था। रजिया सुल्तान के बारे में विशेष रूप से पढ़कर जाइएगा, कितनी ही बार सवाल पूछा गया है। मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे, पहला है लिखा हुआ। दिल्ली के सुल्तान इसका सामना करने में सफल रहे। देखिए दिल्ली सल्तनत जो है, पहला जो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हैं उसमें उन्होंने एकमात्र अच्छा काम किया था, जो सबसे अच्छा काम था। उनमें क्या था, मंगोलों के आक्रमण को भारत में रोकना। देखिए कब से शुरू होता है, इल्तुतमिश के समय चंगेज़ खां का आक्रमण होने वाला था, लेकिन उसकी सूझबूझ से चंगेज़ खां का आक्रमण रुक गया था। फिर आपको देखता है कि बलवन जो है वो सक्रिय रूप से थोड़ा सा एक्टिव होकर क्या बोलते हैं उसको, अटैकिंग स्थिति में बहुत सारे किलों का निर्माण करके मंगोलों से रक्षा किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी तो डायरेक्ट मंगोलों से जाकर भिड़ गया, उनको हराया भी युद्ध में। तो ये आपको क्या दिखता है कि पूरी दुनिया में जहाँ मंगोलों ने मंगोलिया से लेकर स्पेन तक को पूरा नास्ते नाबूद करके रख दिया, वो भारत में नहीं आ पाए। क्यों? तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था दिल्ली सल्तनत के शासक, जिन्होंने भारत का संसाधन सैनिक यूज करके रोकने की कोशिश की थी मंगोलों। क्योंकि अगला क्या, दिल्ली के सुल्तान इसका सामना करने में सफल रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही दिया हुआ है और व्याख्या भी करता है, ए आंसर हो जाएगा। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट सीरी में नई राजधानी बनाई और किलेबंदी करके मंगोलों का सामना किया। यही सवाल आपसे कुछ दिन पहले पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि किस शासक ने मंगोलों के लिए एक किले का निर्माण किया और सीरी के निकट उनको हराया भी। तो ये कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। धीरे धीरे दिल्ली के शासकों ने लाहौर पर अधिकार करते झेलम के निकट साल्ट पर्वत श्रेणी तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ये अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति थी। अलाउद्दीन ने के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था, तो ये मलिक कफूर था। मलिक कफूर ने नेतृत्व किया था देवगिरी आक्रमण का। दक्षिण भारत में है ये जगह। उसमें राजा रामचंद्र वहाँ का शासक था, जिसने रायकरण के साथ संधि संबंध कायम किए हुए था। तो देवगिरी के शासक को ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दी थी, तो राजा रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी थी। राजा रामचंद्र जो था ये बहुत ही डरपोक शासक था। इसने सोने की अपनी मूर्ति बनवाई और उसके मूर्ति के गले में जंजीर डालकर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में सामने पेश हो गया। तो उससे क्या प्रतीक हुआ कि भाई हम आपके गुलाम हैं, आप जो चाहो करो। तो उसको अलाउद्दीन खिलजी ने फिर राय रायन की उपाधि प्रदान की। मलिक कफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। खिलजी ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी तथा उसे अपने पद पर फिर से प्रतिष्ठित कर दिया। गुलामों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं होता है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजार नियंत्रण नीति जो है, क्या ये आज लागू है? आप देखते हैं क्या ये आज दिखता है आपको? मैं दिखाऊंगा आपको, दिखेगा थोड़ी देर में। देखिए क्या है, पहले सवाल को करते हैं। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए। बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। अब सुनिए मेरी बात को। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसलिए शुरू किया गया था, अभी मैंने क्या बताया आपको, कनेक्टेड कीजिए, डॉट को कनेक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने वेतन देकर सैनिकों की भर्ती की और वेतन के आधार पर सैनिकों को रखा। उनको ज़मीन नहीं दिया बल्कि वेतन दिया। ज़मीन देने से सैनिक आलसी हो जाते हैं। उनको वेतन दिया और जो लूट में उनका हिस्सा था वो भी कम कर दिया, यानी कि वेतन जो उनका मिलता था उसी से उनको जीवन निर्वाह करना था।
अब इतने कम वेतन में सैनिक जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, तो क्यों ना बाजार को सस्ता बना दिया जाए, व्यापारी को नुकसान हो तो वो जाने। तो इसलिए क्या लाया गया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई गई कि सस्ते सामान सैनिकों को उपलब्ध हो सके, बस हमें उसी से मतलब है। बाकी लोगों का अगर जान जाता है किसानों का तो जाए। सस्ते सामान बेचने की सबसे प्रमुख कारण जो था वो यही था कि भाई सैनिकों को कम दाम में सब कुछ उपलब्ध हो और वो अच्छे से रह सकें, उनको वेतन जितना मिलता उसमें उनका जीवन निर्वाह हो सके। आज भी ये व्यवस्था है। आपने सुना होगा कि सेना का जो कैंटीन होता है वहाँ पर सामान सस्ते मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि सेना को जितना वेतन मिलता है उसमें वो खूब अच्छी लाइफ जी सकें। सेना जब अच्छी लाइफ जीती, सेना जब संतुष्ट होता है तो देश रक्षित होता है। यही नीति थी, इसी के कारण बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी और आज भी है। आज भी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अलग से कैंटीन की व्यवस्था होती है और वहाँ पर वो सामान को सस्ते दाम पर खरीदते हैं, लगभग में आधे से कम दाम पर खरीदते हैं हर चीज़ को। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का 13 का आंसर हो जाएगा डी। केवल और केवल 3 असत्य है इससे, बाकी दोनों जो है वो सही दिया हुआ है। व्यापारियों का लेखा जोखा भी रखता था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा तय कर दिया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ये सब काम वो कर रहा है मंगोलों से निपटने के लिए। सारे कर वसूली से लेकर बाजार नियंत्रण से लेकर सारे काम कर रहा है कि हम मंगोलों से लड़ेंगे और उनको परास्त करेंगे इस कारण से। ओके, अगले पर चलते हैं। एक बार इसको पढ़ा देता हूं मैं ताकि आपको फैक्ट कुछ और मिल जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने खाद्यान्नों की नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए घोषणा की कि दोआब क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कड़ा के सीमा तक के प्रदेश में दोआब क्या कहलाता है, गंगा और यमुना के बीच के जो क्षेत्र हैं वो दोआब कहलाते हैं। ओके, भू राजस्व अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। इसके अलावा भू राजस्व उपज में उपज का आधा भाग नकद जमा करवाना पड़ेगा, 50% वो भी नकद जमा करवाना पड़ेगा। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे। कथन दिया हुआ कारण है कि वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। इसका आंसर हो जाएगा नहीं, प्रत्यक्ष शासन कर ही नहीं सकता था दक्षिण भारत पर। क्यों, क्योंकि उस तरह का ना तो सेना था, ना संचार था, ना उसका शासन सत्ता था कि वो दक्षिण भारत पर सीधा सीधा जाकर प्रत्यक्ष शासन कर सके। इसलिए उसने वहाँ के राजाओं को हराने के बाद बोलता था कर जमा करो, नहीं तो फिर से हम आके लूट ले जाएंगे राज्य को। तो इस लूटने के डर से वो लोग कर जमा करते रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला सही है, दूसरा गलत दिया हुआ है यहाँ पर। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, अभी मैंने पूरा किस्सा समझाया, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, सी आंसर हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, इस वेतन से सैनिकों को अपना गुजारा, घोड़े की देखभाल, साज सामान को दुरुस्त रखता था। नगद वेतन देने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। और सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने किया था सैन्य विभाग की स्थापना। और आपको पता चल गया बलबन ने भी क्यों किया होगा। अभी मैंने बताया कि वो एक्टिवली, उसने सक्रिय रूप से मंगोलों के सामना करने की कोशिश की थी बलबन ने। ओके, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को कालक्रम में लगाइए। देखिए इसका क्या होगा। कर वृद्धि का अभियान चलाया था उसने, राजधानी परिवर्तन की थी, आपको पता ही होगा, राजधानी परिवर्तित किया था उसने, सांकेतिक मुद्रा चलाई, फिर खुरासान अभियान के लिए प्लानिंग की, सैनिकों को एडवांस वेतन दे दिया और साजो सामान भी खरीद लिया, फिर खुरासान अभियान किया ही नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं जितना अच्छा योजनाकार था उतना ही बुरा इम्प्लीमेंटेशन करने वाला आदमी था। इम्प्लीमेंट किसी चीज़ का सही से कर ही नहीं पाया। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर उसको लगा कि दौलताबाद ठीक नहीं, तो फिर वहाँ से कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन की कुछ उपलब्धियाँ हैं जिसको बार बार गिनाया जाता है। लेकिन वो एक अच्छा शासक भी था, कुछ ऐसे इतिहासकार मानते हैं। ओके, अगले पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल यहाँ पर है, देखिए क्या लिखा हो। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूँगा मैं, MBT ही बोला जाता है, MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर असत्य कौन सा है ये बताना है आपको। उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों पर अमीर और अहना दोनों वर्गों को शामिल किया। अब देखिए कितना अच्छा है ये फैसला। उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी जाती, ये भी सही है। राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे थे, ये भी सही है इसके लिए। अगला क्या है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख किया है। इसमें डी गलत दिया हुआ है, डी गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, इब्न बतूता इस समय भारत आया था और इसकी बुक का क्या नाम है, रेहला। इसके बुक का क्या नाम है, इब्न बतूता। आपने सुना होगा गाना, इब्न बतूता बगल में जूता हो, तो वही इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। ये दिल्ली आया, इसने दिल्ली के अलग अलग तरीके से वर्णन किया। इसके बुक का नाम है रेहला।
उस बुक को पढ़ के आप दिल्ली के उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने गेट थे दिल्ली में एंट्री करने के, कितने व्यापारी लगते थे, कहाँ कहाँ पर व्यापार लगता था, उसके बाद से महल में प्रवेश करने के लिए कौन कौन से द्वार थे, ये सब कुछ आप उसकी किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ओके, तो रेहला नामक किताब लिखी इब्न बतूता ने। दिल्ली आया और उसने तुगलक के प्रयोग का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा था। जितना इतिहासकार बढ़ा चढ़ा कर तुगलक को कोसते हैं वैसा कुछ भी नहीं किया था उसने बस कोशिश की, कुछ चीज़ों की कुछ योजनाएं उसकी असफल हो गई, जैसे नोटबंदी की कोशिश की थी मोदी जी ने, लेकिन असफल हो गया। तो इसी तरह का कुछ उसने कोशिश किया था मोहम्मद बिन, लेकिन मेन क्या था, नीयत उसकी सही थी, है ना। नियत में तो नोटबंदी के पीछे नियत तो सही थी ना कि काले धन के समाप्त करनी है। तो इसी प्रकार नियत उसका सही था, भले उसके परिणाम अपेक्षाकृत उतने नहीं आए। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसके काल में तमसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। उसने सिंध पर विजय हासिल की और कालानौर पेशावर तक अधिकार कायम किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का 20 का आंसर यहाँ पर देखते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य दिए हुए हैं। इन फैक्ट को याद रखिएगा, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको समय पर, मैं भूल जाता हूँ खुद भी पीडीएफ देना, इसलिए नहीं दे पाता हूँ। पीडीएफ को देख लीजिए एक बार, जिससे ये होगा कि आपका पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछे जाने की संभावना होती है एग्जामिनेशन में। ओके, कब तक इल्तुतमिश से पूछता रहेगा आपसे। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर और एक कोही के विभाग की स्थापना की थी। तो ये कृषि विभाग के विस्तार के लिए उसने दीवाने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की थी। एमबीटी ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुधार के लिए दीवाने अमीर एक कोही विभाग की स्थापना की। इसके तहत पूरे इलाके को विकास खंडों में विभाजित करके प्रखंड अधिकारी नियुक्त किया जाता था। समझ में आ रहा है, जिसका कार्य किसानों को कर्ज देकर कृषि का विस्तार करना, उन्हें बेहतर फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना था। कृषि में सुधार के लिए एमबीटी ने ये कदम उठाए थे। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए करते हैं। उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल था। उसने दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हो गया। उसका जब दक्षिण से वो लौट के आया तो उसके बाद वहाँ पर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का उदय हो गया। सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए। अभी मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके समय में था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। उसके बाद दक्षिण भारत में महान साम्राज्य विजयनगर का उदय होगा, जो बिल्कुल ही अलग साम्राज्य होगा। ओके, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तुगलकों के तमाम असफलताओं के बावजूद भी उसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। जब दक्षिण में सेनाओं प्लेग फैल गई तो 2/3 सैनिकों की मृत्यु हो गई, तो उसने तुगलक की सैन्य शक्ति को बहुत आघात लगा। वो दक्षिण से वापस आ गया। उसके बाद वहाँ हरिहर और बुक्का, ये दोनों जो हैं ये विजयनगर के राज्य की स्थापना करेंगे। 2 भाइयों ने विजयनगर नाम का एक छोटा राज्य स्थापित कर लिया तथा दौलताबाद के निकट कुछ विदेशी अमीरों ने एक छोटा सा राज्य कायम किया जिसे बहमनी साम्राज्य कहा गया। अब ये दोनों राज्य छोटे हैं, बहमनी और विजयनगर, फिर ये दोनों विशाल होंगे, खूब लड़ेंगे और अंत में विजयनगर समाप्त हो जाता है। उसके एक एक ईंट हटा देते हैं बहमनी साम्राज्य जब मिल के आक्रमण करता है विजयनगर पर। उससे पहले विजयनगर काफ़ी वर्षों तक रहेगा। फिरोज शाह तुगलक के समय में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न ही नहीं किया। उसके समय बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया। उसने सबसे लंबे समय गुजरात और थट्टा के विद्रोह को दबाने में किया। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया। सोचिए एग्जामिनेशन में है, आपके सामने ये सवाल है। इतने देर से तो मैं आपको बता रहा था कंटिन्यूअस, आप तो मज़े में बस सुने जा रहे थे। हल कीजिए इसको, इसका आंसर क्या होगा। एक बार इसमें से आंसर निकालने की कोशिश की और असत्य कथन निकालना है बंधुओं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बहुत आसान लग रहा था ना अब तक एमसीक्यू, क्योंकि रोक कर कोई भी वीडियो पॉज करके आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं की इतने देर में। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। किसी ने ए मारा होगा, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। देखते हैं कौन सा असत्य दिया हुआ है इसमें से। थोड़ा सा तो ट्विस्ट आए। डी असत्य है। फिरोज शाह तुगलक ने जाजनगर उड़ीसा के शासक पर आक्रमण किया, वहाँ के मंदिरों को नष्ट करके धन लूटा, लेकिन उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का प्रयास नहीं किया था। जाजनगर पर आक्रमण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ओके, फिरोज शाह तुगलक के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने इक्ता को वंशानुगत बनाया। इक्ता प्रणाली को क्या वंशानुगत बनाया? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इक्ता क्या होता है? इक्ता प्रणाली कभी सोचा है आपने? अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसको हल करना है। उसने सेना वंशानुगत सिद्धांत लागू किया।
वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। बताइए फिरोज शाह तुगलक के काल में कौन कौन सी चीज़ें होती थी। सोचिए, इसका आंसर निकालिए। 1, 3, 2। असत्य चुनना है आपको, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, अब मैं बता ही देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल और केवल 3 इसमें गलत है। सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये गलत है। बाकी दोनों जो है वो सही दिए हुए हैं। देखिए क्या है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल शांति और मूक विकास का युग है। उसने हुक्म जारी किया, अमीरों की मृत्यु होने पर इक्ता सहित उसका स्थान पुत्र, दामाद या गुलाम को उत्तराधिकारी मानकर दिया जाए, जो बाद में हानिकारक हुआ। अतः कथन 1 सत्य है। उसने वंशानुगत सिद्धांत को सेना पर लागू किया। अतः कथन 2 सत्य है। वह सिपाहियों को नगद वेतन नहीं देता था, बल्कि वेतन की जगह अलग अलग गांव भू राजस्व उसके नाम कर दिया जाता था। अतः कथन 3 असत्य है। किसी सिपाही के नाम पर उसका गांव कर दिया गया है। अब आप मुझे बताइए कि वो सिपाही ये थोड़ा सा भी चाहेगा कि उसकी किसी युद्ध में लड़ते समय उसकी मृत्यु हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। उसको पूरा गांव पर राज करना है, तो कैसे चाहेगा? तो उसका क्या है, निष्ठा कम हो जाती है लड़ने के प्रति। इसीलिए नगद वेतन दिया जाता है सैनिकों को हमेशा। तो इसका तीसरा जो है वो गलत दिया हुआ है, बाकी सब कथन सही है। अगला, दिल्ली सल्तनत किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बना तो इस पर आरोप लगा कि ये बहुत ही लिबरल मुस्लिम शासक है। तो इसने खुद को जताने के लिए, नहीं भाई हम भी कट्टर मुस्लिम शासक हैं, बहुत सारे तरह तरह के काम के, जिनमें से एक काम क्या था, यही जजिया करके फिर से वसूली। फिरोज शाह ने खुद को सच्चा मुसलमान माना। यही मैंने बोला ना, सच्चा मुसलमान स्थापित करने का जंग बहुत दिनों तक चला है। उसने अपने राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित किया, जजिया को अलग कर बना दिया। जो पहले भू राजस्व में शामिल था, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इस टैक्स से सिर्फ महिलाएं, बच्चे, अनाथ, अंधे और अपंग लोगों को ही बाहर रखा गया था। इसको ध्यान में रखिएगा, जजिया कर को फिर से इसने लागू कर दिया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब फिर से आपका सवाल है, ये इसको आंसर निकाल के ज़रा मुझे बताइए क्या है। असत्य ढूंढना है इसमें से। पहला स्टेटमेंट क्या है? चलो तीसरा से मैं पढ़ता हूँ। उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। फिरोज शाह तुगलक तैमूर आक्रमण का सामना किया। तैमूर ने दिल्ली में बिल्कुल मुंडी का पहाड़ बनाया था, इतने लोगों का कत्ल किया था तैमूर ने। उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़ाकों को गुलाम बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अव्यवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, PWD विभाग की स्थापना की थी, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, अस्पताल वगैरह भी बनवाए थे। दिल्ली हौज खास में जाएंगे तो वहाँ पर जो विद्यालय आपको दिखता है, फारसी विद्यालय, वो इसी ने स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। अब बताइए इसका कौन कौन सा आंसर इसमें से असत्य है और कौन कौन सा असत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1, 2, केवल 2, 3, केवल 2 या केवल 3। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3 जो है इसमें असत्य दिया हुआ है, बाकी पहला दूसरा जो है वो सत्य दिया हुआ है। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक अवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, ये सही है। उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया था, ये भी सही है। ओके, दीवाने बंदगान की स्थापना की थी उसने, दीवाने बंदगान की। 3 असत्य है, बाकी दोनों सत्य दिए हुए हैं। ओके, अगले पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का अधीन शासन और आर्थिक जीवन तथा सामाजिक जीवन। ओके, इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक को बार बार रिवाइज कीजिए। अब से मैंने ये भी करवाना, आपको हिस्ट्री भी मैं ही कंप्लीट करवाऊँगा, जल्द ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। 11th का NCERT दोनों एंशिएंट मिडेवल, 12th का NCERT मॉडर्न हिस्ट्री, इसको अगर आप करके जाते हैं तो 90% सवाल आपके यहीं से आएंगे, जो भी आएंगे सवाल यहीं से आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।